बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे विज्ञान का चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। कवर करने वाले हैं जो हमारा है जीव विज्ञान का ये अध्याय 2 है ना। दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एलटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को टक टक खिला के अंत तक अवश्य देखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं जो है सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं। तो बताते हैं आपको, ऐसा जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसको हम आँख से सीधा-सीधा नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमको सूक्ष्मदर्शी चाहिए देखने के लिए, ठीक है? सूक्ष्म जीव हर स्थान पर पाया जाता है, वो हर जगह मिलता है। जो सूक्ष्म जीव है, वो हर जगह आपको देखने को मिलता है। मिट्टी एवं पानी में भी कई सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। कहाँ-कहाँ? मिट्टी और पानी में भी हर जगह आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। किसको? सूक्ष्म जीव जो है, उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। याद रखिएगा, किसके माध्यम से? तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। कुछ प्रमुख जीवों को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित किया गया है। इसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनको संक्षिप्त यानी कि विस्तार में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बता दें आपको, अधिकांश सूक्ष्म जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। कितने से? एक कोशिका या फिर अधिक कोशिकाओं से बना होता है। जो भी सूक्ष्म जीव है, वो एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। और इसके बारे में हमारे मन में धारणा बनी है कि सूक्ष्म जीव केवल बीमारी ही फैलाती है। हमारे मन में क्या फैल गया है कि सिर्फ जो सूक्ष्म जीव है, वो सिर्फ बीमारी ही फैलाती है। ये हमारे मन में बैठ गया है सूक्ष्म जीव को लेकर के, परंतु यह पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है? वो कुछ बीमारी फैलाता है तो कुछ आपको लाभ भी देता है। अभी आपको सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, है ना? बात करते हैं, सरल शब्दों में बात करें, सरल शब्दों में कहा जाता है तो सूक्ष्म जीव हर जगह पाया जाता है। क्या आपको मैंने बताया कि हर जगह सूक्ष्म जीव पाया जाता है? जैसे में हवा, मिट्टी, जल, भोजन इत्यादि सभी स्थानों पर आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं, है ना? ये सब जगह आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं, परंतु फिर भी कुछ स्थानों पर ये अधिकांश में पाए जाते हैं, कहीं ज़्यादातर तो कहीं कम पाए जाते हैं। क्या? सूक्ष्म जीव। दोस्तों, भी सूक्ष्म जीव के प्रकार की तरफ चलते हैं। देखिए, बता दें आपको, सूक्ष्म जीव के प्रकार में आते हैं तो सूक्ष्म जीव के प्रकार, ये हम लोग 4 प्रकार देख रहे हैं सूक्ष्म जीव का। तो यहाँ पर भी आपको 4 प्रकार देखने को मिलेगा सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव को मुख्यतः 4 वर्गों में बाँटा गया है। कितने? 4 वर्गों में, जो निम्न है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोज़ोआ और चौथा है शैवाल। आप ये चारों को याद रखिएगा। तो 4 प्रकार है सूक्ष्म जीवों के। कितने प्रकार हैं सूक्ष्म जीव के? तो सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोज़ोआ और शैवाल। ये 4 हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विस्तार से, एक-एक करके हम लोग चलेंगे, है ना? कवर करेंगे पूरा विस्तार से। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और तो और, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। दोस्तों, चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जीवाणु। किसका है? ये सूक्ष्म जीव का पहला पॉइंट है जीवाणु। जो 4 प्रकार थे, उसमें पहला है जीवाणु की बात करेंगे। तो ये अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव है। जो सूक्ष्म जीव है, वो अत्यंत बहुत ही छोटा है। छोटा सूक्ष्म जीव है कौन? जीवाणु, जिन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये सामान्यतः एक कोशिका से कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। कौन? तो जो बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है, वो एक कोशिकीय जीव होता है। याद रखिएगा, जो कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो ये हवा में, मिट्टी, जल सभी जगह पाया जाता है। कौन? जीवाणु, जो उसको हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। दोस्तों, बता दें कि परंतु नमी युक्त स्थानों पर अधिक पाया जाता है। कहाँ पे? नमी युक्त स्थान, यानी कि जहाँ पानी वाला हल्का स्थान और नमी होगा, वहाँ पे ज़्यादातर पाया जाएगा। कौन? तो जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये गोल या छड़ की आकृति वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसा? तो गोल होता है और छड़ यानी कि रड आपने देखा है, छड़ के आकार, गोल और छड़ के आकार वाले आकृति में होता है जो सूक्ष्म जीव हैं। तो कौन सा है ये बात कर रहे हैं? तो
जीवाणु की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। बता दें, अत्यंत तीव्र से भोजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ये क्या करता है? तीव्रता से, अत्यंत तीव्रता से विभाजन करता है, तोड़ता है अपने आप को और उसमें क्या करता है? जनसंख्या में वृद्धि कर लेता है। कौन? जीवाणु। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं सामान्यतः अपने प्रजनन द्विखंडन विधि से द्वारा करता है। किसके द्वारा? तो द्विखंडन विधि के द्वारा करता है। कौन? जीवाणु द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। इसको याद रखिएगा। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि किस विधि के द्वारा जीवाणु अपना प्रजनन करता है, तो बता देंगे द्विखंडन विधि द्वारा अपना प्रजनन करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी संरचना, इसकी डिजाइन क्या है, क्या इसके बारे में बात करते हैं। तो बता दें आपको, जीवाणु की कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जीवाणु है, उस कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जीव द्रव्य होते हैं, जिसमें केवल कुछ कुछ कोशिकांग संचित भोजन एवं अनुवांशिक पदार्थ होता है। दोस्तों, बता दें आपको, जीवाणु की कोशिका में स्पष्टतः केंद्रक तथा झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक तथा कोशिकांग वाले झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, किसमें? तो जीवाणु में। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है। देखिए, कोशिका भित्ति जो है वो कठोर आवरण बना रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है चारों तरफ, है ना। तो कोशिका भित्ति कठोर आवरण बनाती है ना। बता दें आपको, जो कोशिका की रक्षा करता है। किसका? कोशिका को रक्षा यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका के बाहर गति के लिए धागे जैसी एक या अनेक रचनाएं बनाती है। धागे जैसी एक या अनेक रचनाएं बनाती है, किसके लिए? सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? फ्लैजिला। देखिए, आपको देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कहाँ पे है फ्लैजिला। देखिए, ये हमारा फ्लैजिला दिख रहे हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको साइड में दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है फ्लैजिला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं इसके आर्थिक लाभ और बात करेंगे सूक्ष्मजीव की। तो बात करते हैं, जीवाणु को आमतौर पर हानिकारक समझा जाता है। किसको? जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, ये आमतौर पर क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हानिकारक समझते हैं जीवाणु को, परंतु ये हमारे लिए अनेक लाभ कार्य करता है। जो लाभदायक है वो काम करता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें हमारे शत्रु या फिर मित्र भी कहते हैं। किसको? तो जीवाणु को। देखिए कैसे, तो इसको बात करते हैं। तो लाभदायक क्रियाएं क्या क्या, जो जीवाणु की लाभदायक क्रियाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे अभी। चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे, दूध से दही का निर्माण करना। जैसे दूध है, उससे क्या कारण है? तो जीवाणु के कारण ही दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है प्रतिजैविक दवाइयों का निर्माण करना। तीसरा है किण्वन द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, यानी कि जो कच्चे चीज है उसको सूख करके वो किण्वन बना करके अपना खाद्य पदार्थ बना देता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य एवं उर्वरक का निर्माण करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों में अल्कोहल। कहाँ पर? उद्योगों में अल्कोहल, सिरका एवं अन्य उत्पाद बनाने में ये जीवाणु का ही कार्य होता है। दोस्तों, अब लाभ हो गया, अब बात करेंगे हानि की। किसकी? जीवाणु की हानियां देखेंगे। जो देखिए, आप बता दें आपको, मनुष्यों में निमोनिया, टीबी, हैजा जैसे रोग होते हैं। कहाँ? मनुष्य यानी कि इंसानों में कौन कौन से? तो निमोनिया, टीबी, हैजा जैसी बीमारी होती हैं। तो निमोनिया बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट, पौधों में भी रोग फैलते हैं। किसका? जीवाणु के कारण पौधों में भी रोग फैलता है। जैसे नींबू का कैंसर, ठीक है, नींबू का कैंसर। उसके बाद आलू का गल का गलन रोग। जैसे आलू कभी कभी गलता नहीं है, तो वो क्या है? वो बीमारी है। किसका? जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनेक जीवाणु भोजन को खराब करके विषैल बना देता है। विषैला बना देता है। कौन? तो जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, उपयोगी सामग्री एवं फर्नीचर पर उपकरण उन्हें खराब कर देती है। क्या करती है? उन्हें खराब कर देती है। दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट यानी कि पॉइंट 2। अभी हम लोग 4 प्रकार बात किए थे सूक्ष्म जीव के, जिसमें पहला था क्या था? पहला था जीवाणु। अब बात करेंगे दूसरा कवक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? तो कवक के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए आते हैं पॉइंट पे, विस्तार से इसके जानते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है ना? हाँ, तो टक टकी लगा के अंत तक देखना है, ताकि आपको पूरी वीडियो डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो क्या है, अब वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है और प्यार प्यार से मेरे लिए कमेंट करना है दोस्तों, जो आपका मन करे
प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है, बात करेंगे कवकों को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में फफंदू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फफंदू कहा जाता है। हर हम अक्सर अपने घरों में भोजन, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर उन्हें उगते हुए देखे हैं। बरसात के मौसम में बात करेंगे अभी, देखिए बरसात के मौसम में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे अभी, तस्वीर दिखाएंगे, देखिएगा। ठीक है, बरसात के दिनों में खुखड़ी यानी कि हम लोग कुड्डे बोलते हैं उसको, करकट पर उगने वाली छाते नुमा रचना भी एक प्रकार का कवक ही है। क्या है ये? एक प्रकार का कवक ही है। आपको देख रहे हैं खोखड़ी आप लोग खाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये खोखड़ी तरफ से दिख रहा है, वो क्या है? एक तरह के कवक ही है। कवक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव है, ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव है। पहले इन्हें पौधे माना जाता था। क्या मानते थे इसको? पहले पौधा मानते थे, किसको? कवक को। ठीक है, मानते थे, परंतु अब इन्हें पौधे पौधों एवं जंतुओं से अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। किसको? तो कवक को पहले पौधे ही मानते थे, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया, जिसमें अब इसको अलग मानते हैं, है ना? वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया गया है। ये आप देख रहे हैं खोखड़ी, जिससे अब देखने को मिल रहा है। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो कवकों को शरीर भी शरीर भी थैलस थैल्स ही होता है। क्या होता है? थैल्स होता है। कवकों में अनेक लंबे लंबे धागे जैसी बेल बेलनाकार रचनाएं होती है। बता दें आपको, कवकों के तुरंत एक कोशिका या बहुकोशिका होती है। कवकों में भी एक कोशिकाएं या बहुकोशिकाएं होते हैं। इनके कवक तुरंत आपस में उलझकर एक जाल जैसी रचना बनाती है। कौन सी? तो बता दें आपको, बहुत सारे कवक एक जैसा मिलकर क्या होते हैं? मिल जाते हैं आपस में, तुरंत मिलकर एक जाल जैसे डिजाइन बना देता है, जाल जैसे बना देता है, रचना बना देता है। अधिकांश कवकों में सुविकसित केंद्रक सुविकसित केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो कवक में। कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो बता दें आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक भी आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो कवक में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है आर्थिक महत्व किसकी? कवक की। ठीक है, अधिकांश कवक प्राकृतिक रूप से अत्यंत उपयोगी होता है। जो एक कवक है अत्यंत रूप से उपयोगी होता है। मिट्टी में उपस्थित कवक पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर और बचे भागों को सड़ा गलाकर खनिज में बदल देता है। क्या करता है? सड़ाने और गलाने का काम करता है, इसको खनिज में परिवर्तन करने का काम करता है। कौन? तो ये कवक। दोस्तों इसका लाभ और इसकी हानि के बारे में चर्चा करते हैं। किसके? तो कवक के। तो बात करते हैं लाभदायक क्रिया। क्या क्या है कवक के लाभदायक क्रिया, इसी बारे में चर्चा करते हैं। आते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट में, जलेबी, खम्मन, डोसा आदि खाद्य पदार्थ बनाने में खमीर नामक कवक का उपयोग करते हैं। कौन सा? खमीर नाम है, खमीर नामक कवक का उपयोग करते हैं ये सब बनाने में। कौन सा? जलेबी बनाने में, खमन बनाने में, डोसा बनाने में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी औषधियां कवकों से निर्मित करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे मशरूम। आपने देखा होगा मशरूम ऐसे कवक हैं जिनके सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे अनेक कवकों में रंग निर्माण करता है। जो कलर है, रंग है, उसका निर्माण करता है। दोस्तों अब इसकी हानियों की बात करेंगे किसी, तो कवक की हानियों के बारे में बात करें तो उनके अनेक कवक पौधों, जंतु एवं मनुष्य में रोग फैलाने का कार्य करता है। कौन? तो कवक। क्या क्या? तो पौधों में, जंतुओं में, मनुष्यों में रोग फैलाने का काम करता है कवक। आलू का आलू का वाट रोग, गेहूं का गेरुआ रोग तथा मनुष्य के त्वचे रोग यानी कि दर्द, खुजली भी कवकों द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, किस द्वारा? तो ये कवक के द्वारा ही दर्द होता है हमारे शरीर में, खुजली होता है हमारे शरीर में, तो कवक के कारण ही होता है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए क्या पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाएंगे। अब आते हैं प्रोटोजोआ। अभी हम लोगों ने दो बात कर लिए, कौन कौन से? तो एक जीवाणु और दूसरा कवक। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे, जो है प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। आपकी तस्वीर में दिख रहा है ना? चलिए बात करते हैं, एक एक करके क्लियर करेंगे। तो प्रोटोजोआ
सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। क्या है? सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। सामान्यतः इस समूह के सूक्ष्म जीव एक कोशिका से होता है। किसके? एक कोशिका से होता है। जो प्रोटोजोआ है वो एक कोशिका से। अभी हम लोग दोनों बात किए ना, वो पीछे वाले, वो दोनों एक कोशिका या फिर दोनों कोशिका से हो सकता है, एक कोशिका या बहुकोशिका से। लेकिन अगर बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ में, तो सिर्फ एक कोशिका होता है, जो कहाँ मिलता है आपको? जल, मिट्टी, पौधों एवं जानवरों के शरीर में उपस्थित होता है। कौन? प्रोटोजोआ। बता दें, अमीबा, पैरामीशियम एवं यूग्लिना प्रोटोजोआ समुदाय के जीव होते हैं। कहाँ कहाँ? तो अमीबा, पैरामीशियम एवं यूग्लिना प्रोटोजोआ समुदाय के जीव होते हैं। दोस्तों बात करेंगे, देखिए इसकी संरचना यानी कि डिजाइन के बारे में बात करेंगे। किसकी? तो प्रोटोजोआ की। तो इस जीवों को कोशिका पूरी तरह जंतु कोशिका के समान होता है। कौन सी? तो जंतु कोशिका के समान होता है। जो प्रोटोजोआ है उसमें जो संरचना है वो जंतु कोशिका के समान, यानी कि जानवरों की जो कोशिका है, जंतु कोशिका के समान होता है। इस तरह इस समूह के जीव स्वतंत्र जीवी या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में मिलता है। बता दें आपको, इस जीवों में प्रचलन के लिए मुख्य विशेष संरचनाएं होती है। जैसे यूग्लिन में फ्लैजिला, यूग्लिन में फ्लैजिला अभी बात की थी हम लोग, पैरामीशियम में सिलिया तथा अमीबा में कुटपाद होता है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके बात करेंगे अभी। देखिए अब बात करते हैं आर्थिक महत्व। किसकी? तो प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो बता दें आपको प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व के बारे में। प्रोटोजोआ अकोशिकीय व सूक्ष्मदर्शिक प्राणियों का समूह है। ये जीव पृथ्वी के सभी आवासीय परिस्थितियों जैसे कि जल, थल, वायु, प्राणियों तथा पादपों की तह के भीतर, यानी कि तह के भीतर परजीवी या सजीवी रूप में होता है। किसके? तो तह यानी कि एकदम निचले भाग, सबसे अंदर वाले भाग में होता है। कौन? प्रोटोजोआ। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग चौथा पॉइंट, जिसमें हमारा है शैवाल। आपके साथ तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? तस्वीर भी दिखाएंगे। शैवाल, इसके बारे में बात करेंगे। शैवाल के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट बात कर चुके हैं। पहला कौन सा था? तो पहला था जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ। अब बात करते हैं, चौथी बात आता है वह है शैवाल के बारे में। तो इसके बारे में विस्तार से करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, और प्यारा से कमेंट करना है, और तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो भी करना है। चलिए बात करते हैं। टकटकी लगा के देख रहे हैं ना? हाँ, देखना है टकटकी लगा के, ठीक है? तो बात करते हैं, तो ही आपको पूरा क्लियर होने वाला है। आपको ये एक पार्ट में क्लास नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बात करेंगे नील हरित शैवाल। ये एक कोशिका तथा बहुकोशिका शैवालों का समूह है। ठीक है, एक कोशिका तथा बहुकोशिका दोनों का समूह है। लेकिन जो प्रोटोजोआ था वो सिर्फ एक कोशिका का था, इसलिए सवाल बन सकता है कि एक कोशिका का जो सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है? तो प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, इन्हें अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। किसको? शैवाल को। ठीक है, शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। सामान्यतः ये शैवाल रुके हुए पानी, कहाँ? रुके हुए पानी में उगती है। जो शैवाल है, यानी कि हम लोग उसको काई भी बोल सकते हैं। काई, आपको तस्वीर जब देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब बात करेंगे और फिसलन आदि, फिसलन बनाती है। क्या करता है? फिसलन स्लिप करने वाली बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको तस्वीर पहले दिखाते हैं ताकि क्लियर हो सके। देखिए ये आपको दिख रहा है, पत्थर के साइड में लगा हुआ है जो दिख रहा है, यही है आपका शैवाल। यानी कि हम लोग बात करेंगे तो बोलते हैं काई, देहात की भाषा में काई भी बोला जाता है इसको, है ना? अब बात करते हैं इसके लक्षण की। किसकी? तो शैवाल के लक्षण के बारे में बात करें तो देखिए एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। तो इस शैवालों का रंग नीला हरा होता है। किसका? जो शैवाल का रंग है वो नीला और हरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसका पादप शरीर थेल्स कहलाता है। क्या होता है? शरीर थेल्स कहलाता है, जो तंतुवत तथा बेलनाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे इसके थेल्स के चारों ओर, किसके? थेल्स के चारों ओर म्यूसिलेज का चिपचिपा आवरण होता है। चारों तरफ, यानी कि पूरा देख रहे हैं घेराव किया हुआ है ना चारों तरफ से, तो ये चिपचिपा होता है। दोस्तों इसका आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो बात करते हैं आर्थिक महत्व की। ठीक है, देखिए क्या है, प्रागैतिहासिक काल से ही मानव शैवालों का विभिन्न रूप में प्रयोग किया करता है। बता दें आपको, मानव के बौद्धिक विकास, किसी बौद्धिक मतलब कि दिमाग का विकास, बौद्धिक विकास एवं असीमित एवं अंततः आवश्यकताओं के
कारण सवालों के महत्व में भी वृद्धि होता है। दोस्तों इसके अभी बात करेंगे लाभ और हानि की, तो किसकी? तो सवालों के लाभ, किसका? सवाल। तो बात करेंगे, देखिए आते हैं शोधों के आधार पर, किसके? शोधों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि सवाल भोजन, काम, भोजन, औषधि, कृषि, उद्योगों आदि क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है। कौन? सवाल। दोस्तों एक-एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अब भोजन में कैसे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? चारे के रूप में कैसे है, उद्योग के रूप में कैसे है, इन पर एक-एक करके विस्तार करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं भोजन के रूप में, शैवाल का उपयोग कैसे हो रहा है? तो शैवाल की अनेक जातियाँ भोजन के रूप में पाई जाती है, ठीक है? दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे चारे के रूप में, तो नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में समुद्री शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए हो सकता है, अदर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे दोस्तों उद्योगों में उपयोग। तो देखिए शैवालों का उपयोग उद्योगों के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसकी हानि, किसकी? सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोग, ठीक है? जिसमें शैवाल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। क्या होते हैं? जो संक्रमित होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अटैच करने से, सटने से या फिर देखिए क्या-क्या से? तो किस-किस के माध्यम से वो संक्रमित फैल सकता है, रोग फैल सकता है, बात करेंगे। तो व्यक्ति से व्यक्ति सटने में, ठीक है? उसके बाद वायु से फैल सकता है, जल में फैल सकता है और भोजन से भी और कायिक संपर्क से भी फैल सकता है। ये सब सूक्ष्म जीवों का रोग, ठीक है? संरचनाई रोग कहलाता है। ये सब जितना भी रोग है वो सब क्या कहलाता है? वो संरचनाई रोग कहलाता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, ये सब क्या है? फैलने वाले रोग हैं। उसके बाद है चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये सब क्या है? आप सटने पर हवा के माध्यम से भी ये आपको रोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट में। अब बात करेंगे पॉइंट में फ्लू जैसा, जो फ्लू है, फ्लू जैसा इन्फ्लुएंजा एक आम बीमारी है। जो इन्फ्लुएंजा है वो एक आम बीमारी है, ठीक है? दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अभी विस्तार से, ठीक है ना? देखिए टैक्टिकली लगा के देखना है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ सके। उसके बाद बात करेंगे सर्दी जुकाम, ये भी बीमारी है, रेबीज ये भी बीमारी है, खसरा ये सब बीमारी है, रोग है। किसकी? तो सूक्ष्म जीव की। अभी एक-एक करके विस्तार से बात करेंगे। फ्लू जैसा इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे थे, एक आम बीमारी है, कैसे? इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करेंगे इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस है। क्या है? वायरस है जो हमारे श्वसन यानी कि सांस लेने के तंत्र है, श्वसन तंत्र का एक अत्यंत संक्रामक रोग है। फ्लू 3 प्रकार का होता है। जो फ्लू है वो 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी। इसमें से ए और बी जो है वो इन्फ्लुएंजा का कारण होता है, जबकि जबकि टाइप सी जो है वो फ्लू के लक्षणों को दर्शाता है। जो फ्लू के दर्शन है, जो फ्लू है वो टाइप सी वाला है और जो इन्फ्लुएंजा है वो टाइप ए और बी का दर्शाता है, जो बीमारी है, ठीक है? बात करेंगे इसमें से लेकिन इस तरह का फ्लू कम देखने को मिलता है, जो फ्लू है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? अब बात करते हैं सर्दी जुकाम, ठीक है? ये हम बात करेंगे, यह ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रमण रोग है। किसे? सांस से लेने से ही ये रोग फैल सकता है, जो अधिकांश नासिक रोग प्रभावित होता है, यानी कि जो नासिक रोग है वो प्रभावित होता है। इसके लक्षणों में खांसी, इसके लक्षण क्या-क्या हैं नासिक रोग में? तो खांसी, गले की खराश, नाक से स्राव जिसको हम लोग राइनोरिया और जेवर आते हैं। लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर समाप्त हो जाता है। जो ये लक्षण आता है ना सर्दी-जुकाम, वो 7 से 10 दिन के अंदर आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है? बात करते हैं हालाँकि कुछ लक्षण 3 सप्ताह तक भी रह सकते हैं। जो लक्षण है सूक्ष्मजीव के यानी कि सर्दी में वो 3 सप्ताह तक भी रह सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं रेबीज के बारे में। किसके बारे में? रेबीज के बारे में बात करें तो रेबीज एक बीमारी है जो कि रेबीज नामक विषाणु से होता है। किससे होता है? रेबीज नामक विषाणु से होता है और यह मुख्य ऊपर से पशुओं की बीमारी होता है। किसकी? पशुओं की बीमारी है जो रेबीज बीमारी है। लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में भी होता है। मनुष्य में भी हो जाता है, किसके द्वारा?
तो मनुष्य के द्वारा यानी कि जानवरों के द्वारा भी क्या होता है, मनुष्य में संक्रमित हो जाता है। ठीक है, संक्रमित रोग है पशुओं से लेकर पशुओं के लार से होता है। किसके? पशुओं के लार में होता है ये जो संक्रमित रोग है, वो पशुओं के लार में होता है रेबीज। हम लोग जानते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी होता है, आपको एग्जाम्पल में भी देंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर जब कोई पशु मनुष्य को काट लेता है, जब जो कोई पशु है, कोई जानवर है, मनुष्य को काट लेता है, यह विषाणु जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, प्रवेश कर जाता है। यह भी बहुत मुमकिन होता है कि संक्रमित लार से आंख मुंह किसी की आंख मुंह खुले घाव से संक्रमित होता है। बता दें आपको, इस बीमारी के लक्षण मनुष्य में कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक में दिखाई देता है। ये बहुत दिनों तक रहने वाला बीमारी है जो है रेबीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। इस बीमारी के लक्षण मनुष्य में कई महीनों से लेकर के कई वर्षों तक में दिखाई देने वाला है, लेकिन साधारणतः मनुष्य में ये लक्षण 1 से 3 महीने में दिखाई देते हैं। 1 से 3 महीने में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। रेबीज के प्रारंभिक लक्षणों में बदल जाता है। बता दें आपको, आलस में पड़ना, निंद्रा आना और तो और चिड़चिड़ापन आदि, ये सब क्या है? उसके लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, उपरोक्त बातों में ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि रेबीज बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, और जहाँ कहीं कोई जंगली या पालतू पशु जो कि रेबीज विनाश विषाणु से संक्रमित हो के मनुष्य को काट लेते, पर डॉक्टर की सलाह अनुसार इलाज करवाना अत्यंत ही अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं खसरा की। किसकी? खसरा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, खसरा एक अत्यधिक अत्यधिक संक्रमित वायरस बीमारी है। कौन? खसरा, जो बहुत प्रिय हो सकती है और कभी-कभी गंभीर जटिलताओं का कारण भी बनता है। टीकाकरण की प्रचना प्रभावशाली के कारण अब यह ब्रिटेन में असामान्य है। खसरा किसी को भी हो सकता है। ठीक है, बता दें आपको, अगर उन्हें टीका नहीं लगाया गया तो उन्हें पहले हुआ हो। हालांकि यह छोटे बच्चों में सबसे आम है। जो खसरा है वो छोटे बच्चों में सबसे आम है। संक्रमण आमतौर पर लगभग 7 से 10 दिनों में खत्म हो जाता है। जो खसरा है लगभग वो 7 से 10 दिनों में खत्म हो जाता है। लेकिन जो रेबीज है वो बहुत लॉन्ग चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव का आवास। क्या बात करेंगे? सूक्ष्म जीव का आवास के बारे में बात करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, यानी कि भाग 2 में देखने को मिलेगा आप लोग को सूक्ष्म जीवों का आवास के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।